वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, मैं आज आपको करवाऊंगा बिहार जीके पार्ट 1 और आज तक जो भी बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार जीके से, वो सारे मैं इस टॉपिक में क्लियर करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पर डे में एमसीक्यू बिहार का डालता रहूं ताकि जल्दी से जितने भी पूछे गए कुछ प्रश्न आपके हैं बिहार बीपीएससी में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे बिहार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिहार जीके पार्ट 1। साथियों, ये है बिहार का मैप। देखो, पूरब में जो आपका है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, उत्तर में है नेपाल और दक्षिण में जो आपका है वो है झारखंड। राज्य बिहार के दक्षिण में है। ठीक, कौन सा राज्य है बिहार के दक्षिण में? तो झारखंड है बिहार के दक्षिण में। बिहार के पूरब के पश्चिम से लंबाई जो आपकी है वो कितनी लंबाई है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो आपकी है वो है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। और बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई जो आपका है वो है 53 मीटर। क्या है? तो 53 मीटर है। देखो बिहार, तो थोड़ा जानते हैं बिहार के स्टैटिक के बारे में। तो बिहार की राजधानी है पटना और पटना की स्थापना यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो उदयन के द्वारा की गई थी। तो साथियों, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि उदयन किस वंश का था। ठीक है, बिहार के वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, और बिहार के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे जयराम दास दौलतराम और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे आपके वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो 40 है। बिहार में विधानसभा सीट जो आपका है वो 243 है, जबकि विधान परिषद जो आपका है वो 75 है। विधानसभा सीट जो आपका है वो कितना है बिहार में? तो वो है आपका 243, जबकि विधान परिषद सीट जो आपका है वो है 75। देखो, विधान परिषद जो आपका है वो 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। देखो, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क और बिहार का यह एकमात्र नेशनल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो बिहार के गया में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में है। जिले की बात करता हूं तो बिहार में अभी वर्तमान समय में 38 डिस्ट्रिक्ट है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है और मैंने जस्ट बताया कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई आपकी है वो 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो बिहार की है वो कितनी है? तो वो 345 किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, जबकि न्यूनतम वर्षा जो होती है आपकी वो औरंगाबाद में होती है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो आपका है वो गया है और ठंडा जिला भी आपका गया है। ठीक है, बिहार में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है ककोलत जलप्रपात और ये ककोलत जलप्रपात जो आपका है वो लोहरदग्गा पहाड़ी पर स्थित है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है? तो लोहरदग्गा पहाड़ी में स्थित है और वहां पे ये 7 धाराओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बताया। अब शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न है बिहार जीके से कि बिहार में लोकसभा के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो आपकी है वो 40 है और 40 सीटों में 6 सीटें जो आपकी है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके लिए तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का जो अद्वितीय त्योहार आपका है वो है छठ पूजा। क्या है? तो छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्योहार है। देखो, छठ एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है ताकि वे पृथ्वी पर जीवन की सर्वश्रेष्ठता के लिए धन्यवाद दे। प्रसिद्ध छठ पूजा के दौरान देवी की पूजा की जाती है जिसे छठी मैया के रूप में जानते हैं। यही था आपका बिहार का अद्वितीय त्योहार, कौन सा? छठ पूजा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो यह स्थान कौन सा था? तो चंपारण में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया था। आपको साथियों बताना है कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस वर्ष हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका, पटना के किस सिख गुरु का जन्म जो हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं तो देखो, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के अंतिम 22 दिसंबर 1966 को पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। वह अपने पिता गुरु तेग बहादुर
9वें सिख गुरु के निधन के बाद 9 साल की उम्र में सिख गुरु बने थे, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कितने नंबर गुरु थे? तो वो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है। 1708 में जमशेद खान और वासिल बेग ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता गया में 1922 में किसने की थी? तो गया में जो 1922 में की गई थी वो चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। अब जब लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं तो लोक मान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, लोकहितवादी के नाम से गोविंद हरि देशमुख को जानते हैं, लोक नेता के नाम से गोविंद नाथ मुंडे को जानते हैं। ये जानते हैं तो गोविंद नाथ मुंडे को जानते हैं। अर्थात मैंने आपके सारे ऑप्शन को क्लियर कर दिया, ये भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं इन व्यक्तियों को। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख और लोक नेता के नाम से किसे जानते हैं? तो गोपीनाथ मुंडे को जानते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो आपका है ये सीमेंट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का डालमिया नगर। अब अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार जो है आपका वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि निम्नलिखित जिलों में से कटिहार सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। अब देखो बिहार, तो बिहार पूर्वी भारत का राज्य है, यह उत्तर में नेपाल और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्यों से घिरा है। ठीक है। अब देखो नवंबर 2000 में झारखंड का नया राज्य बिहार के दक्षिणी प्रांतों से बनाया गया था और अब यह राज्य की दक्षिणी और दक्षिण पूर्व सीमा बनाता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बिहार का? कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला जो आपका है ये कौन सा है? तो ये गया है। और अभी मैंने जस्ट बोला कि पूर्वी जिला कौन सा है? तो बिहार का पूर्वी जिला जो आपका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कटिहार है। कौन सा है? कटिहार है। अब अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो आपका है यह बिहार में स्थित है। कहां है अनुपम झील? तो बिहार में है। यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और इसमें लगभग 1342 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र शामिल है। ठीक है। यही था कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में ही कौन सा झील स्थित है? तो अनुपम झील स्थित है। अब देखो ऑप्शन में सांभर झील, सांभर झील जयपुर राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा झील जो आपका है ये कहां पर है? तो रूस में है। साथियों रूस की राजधानी है मॉस्को। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि रूस की राष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? क्या प्रश्न आपका कि कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता जो थे आपके वो स्वामी विद्यानंद थे। और कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे आपके वो बिहार के किसान नेता थे। अर्थात 1 और 2 आपका सही होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है आपका किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय, क्या मैंने बोला? किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वो कौन थे? तो उनका नाम था पीर मोहम्मद मुंशी। पीर मोहम्मद मुंशी ने ही दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की क्या की थी? तो दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अब अगला प्रश्न है आपका जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका जो है यह बिहार सरकार की पहल है, इसका संबंध उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों? देखते हैं आगे इसका। देखो योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी शिक्षण और
सार्वजनिक वितरण आदि है। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर जो इसका है आपका वो सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, तो रोजगार का सृजन करना, वित्तीय समावेशन करना, गरीबी छीनन करना, गरीबी खत्म करना और सार्वजनिक वितरण इत्यादि जो आपका है वो किसका उद्देश्य है, तो जीविका का उद्देश्य है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही होगा। देखो जीविका, जीविका जो आपका है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य स्व प्रतिबंधित समुदाय संस्थान बनाकर और अस्थायी आजीविका माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को मजबूत यथार्थ की सशक्त बनाना है। ठीक है, अब देखो इस परियोजना में सामुदायिक संस्थाओं, उनके संघ और उत्पाद समूह के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देकर बिहार के लगभग 5 लाख गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है यह आजीविका योजना। ठीक है साथियों, तो ये था मैंने बताया आपको जीविका योजना के बारे में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है, तो बिहार में SPUR परियोजना का संबंध जो आपका है वो है नगर निगम वित्त से। किससे है, तो नगर निगम वित्त से है। अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को। देखो बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1870 को। ठीक है, छोटे किसान के गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड में निवास करती है। यानी कि जो मुंडा जनजाति आपकी है वो रांची के छोटा नागपुर पठार में निवास करती है और रांची के छोटा नागपुर पठार से ही आपका स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे साथियों कौन सा शहर बसा हुआ है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेज से लगान माफी के लिए आंदोलन किया था और ये कब पकड़े गए, तो 3 फरवरी 1900 को यह पकड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका, किसने यूरोपियन नील बगान कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने यूरोपियन नील बगान कंपनियों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है वो आकर्षित किया था। ठीक है, अब देखो राजकुमार शुक्ला ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने श्री M.K. गांधी को मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण में जाकर शोषण का जायजा लेने हेतु मनाया था। देश में चल रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों से राजकुमार शुक्ला का गहरा नाता था। वे बगान मालिकों द्वारा अपनाए गए शोषण के साधनों के विरुद्ध लगे हुए थे और बगान मालिकों के खिलाफ अदालतों में कई मुकदमे लड़ रहे थे। ये था राजकुमार शुक्ला के बारे में जानकारी। उसके बाद किसी भी घटना में 1916 के अंत में कार्रवाई के लिए प्राप्त स्थानीय समर्थन जुटाने में असमर्थ शुक्ला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का नेतृत्व भी किया था। जो राजकुमार शुक्ला जी थे यह एक अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन दृढ़ थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी का लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण में आमंत्रित करने के लिए उनका पीछा भी किया था। तो ये थे राजकुमार शुक्ला जी जिन्होंने यूरोपियन नील बगानों के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। अब अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो वो कौन थे, तो वो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण ने ही ऐसा किया था कि उनकी एग्जाम के मात्र 20 दिन बचे हुए थे, फिर भी उन्होंने क्या किया था, तो पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। अब अगला प्रश्न है आपका, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो वो जो बिहार के वकील थे उनका नाम क्या था, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, अब देखो उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो आपका है वो बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में बिहार शरीफ के पास स्थित है। देखो चीन समय में उदंतपुर बिहार में आधुनिक बिहार शरीफ के प्रांत
भारत में पढ़ाई का एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। इस समय में तो प्राचीन समय में उदंतपुरी बिहार में आधुनिक बिहार शरीफ के पास भारत में पढ़ाई का एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। इसे 7वीं शताब्दी में पाल राजवंश के पहले शासक गोपाल ने अपने पड़ोसी नालंदा के अनुकूल में स्थापित किया था। ठीक है, अर्थात अदंतपुरी जो मठ था इसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो गोपाल जो थे वो इसकी स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है आपका, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो आपका है वो है बख्तियार खिलजी, जो बिहार को जीता था। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। बाद में बख्तियार खिलजी शासक भी बने। ठीक है, उसने 1200 में बिहार पर कब्जा किया। इसने उसे दिल्ली के दरबार में एक राजनीतिक पद सुरक्षित कर लिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 1200 में बिहार पर कब्जा भी किया और इसने दिल्ली के दरबार में क्या किया? तो राजनीतिक पद को सुरक्षित भी कर लिया। उसी समय उसने बंगाल पर अधिकार भी कर लिया था। यही थे बख्तियार खिलजी। अब देखो, इन्होंने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और कई बौद्ध भिक्षुकों की हत्या कर दी थी और उत्तर भारत में बौद्ध परंपराओं और उच्च शिक्षा संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया और इसमें लाखों किताबें जल गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस विद्यालय में 3 महीने तक किताबें जलती रही थी और इसे ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अली मर्दाना ने 1206 में देवलकोट में इसकी हत्या कर दी थी, बख्तियार खिलजी की। अब अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन? कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था आपका न्यान देव था। कौन था? तो न्यान देव कर्नाट वंश का संस्थापक था। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह जो था आपका ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है? तो निम्नलिखित नल प्रणालियों में आपका त्रिवेणी नहर जो आपका है इससे क्या होता है? तो इससे बिहार के बीच में सिंचाई की जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र जो आपका है यह है भागलपुर। भागलपुर रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है बिहार का। ठीक है, अब देखो इसके भागलपुर के बारे में जानते हैं। तो देखो, भागलपुर सिल्क, भागलपुरी रेशम या टसर रेशम भारत में भागलपुर बिहार से रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक शैली है। भागलपुर को भारत का रेशम शहर के रूप में भी जानते हैं और भागलपुरी रेशम एंथेरिया पफिया रेशम के कीड़ों के कोकून से बनाया जाता है। यह प्रजाति जो आपका है जिसे वाइना रेशम कीट भी कहा जाता है भारत का मूल निवासी है। ये रेशम कीट टर्मिनेलिया प्रजाति के पेड़ों में जंगली जंगलों में रहते हैं और यहीं से हमें रेशम प्राप्त होता है भागलपुर में। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो जोड़ता है NH85 जो आपका है ये छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। अब अगला प्रश्न है आपका, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका वो 1855 से 1856 तक आपका संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 से 1856 तक आपका संथाल विद्रोह हुआ था। देखो 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाई सिद्धो और कानू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। ठीक है, कौन थे संथाल विद्रोह में? कौन 2 भाई थे? तो सिद्धो और कानू थे जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध में ऐसे कुचला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भी छोटा पड़ जाता है। यह विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोली मार दिया था। ठीक है, तो ये था संथाल विद्रोह। ठीक है, साथियों बताना है आपको कि संथाल जनजाति जो आपकी है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया है। ठीक है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ऑप्शन क्या है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
साइमन आयोग विरोध रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, तो देखते हैं। देखो 1948 में पटना गांधी जी का नाम, पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। यानी कि 1948 से पटना लॉन का नाम क्या कर दिया गया था, तो गांधी मैदान कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी के सम्मान के रूप में इनका नाम बदला गया था। 1990 के दशक में गांधी जी की एक प्रतिमा भी यहां लगाई गई थी। यह बिहार में गंगा नदी के तट के पास स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें एक गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में भी उपयोग किया जाता था। इसी मैदान में जेपी आंदोलन भी हुआ था। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 15 फरवरी 2013 को किया गया था। ठीक है, यह बिहार सरकार द्वारा 35 करोड़ रुपए की लागत में स्थापित किया गया था गांधी जी की प्रतिमा। तो ये था आपका पार्ट 1 बिहार जीके जीएस। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर भी लाऊंगा जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।